नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी को पूरी दुनिया विश्व कैंसर दिवस मनाती है। इसलिए भी कि कैंसर को लेके बातें हों पूरे देश में, दुनिया में, समाज में, और एक जागरूकता फैलाई जा सके कि ये जो बीमारी है, जो जानलेवा मानी जाती है, जो जानलेवा है भी, उससे कैसे बचा जाए। और अगर किसी वजह से खुदा न खास्ते कैंसर हो जाता है तो कैसे उससे मुकाबला किया जाए। क्या कैंसर के इलाज में क्या नए रिसर्च हुए हैं और कैसे एक कैंसर का मरीज़ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। तो इस सब बातों पर आज के दिन हम बात करना चाहते हैं, इन बातों पर। और इस पर बात करने के लिए मैं खास मेहमान को स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह साहब का, जो झारखंड के जाने माने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। रांची के मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा मुंबई कैंसर सेंटर में भी बैठते हैं। मुंबई कैंसर सेंटर इनका है। तो आज आधे घंटे से हम लोग बात करते हैं कैंसर पर। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्योंकि कैंसर को लेके आजकल काफ़ी चीज़ें आ रही हैं बाज़ार में, खबरों में, कि भाई कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है, खूब डायग्नोस हो रहा है। कई लोगों को मतलब हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर का केस रहता है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि क्या, जैसे कहते हैं कि ये वाला नहीं खाओगे तो ये नहीं होगा, तो क्या कैंसर से बचाव का भी कुछ उपाय है क्या? सर, बचाव के लिए तो उपाय हैं। जैसे आपको भी पता है कि कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कारण तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं हमेशा ही टोबैको और उसके जो संबंधित एसोसिएटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अगर सेवन को कम करें तो हम लोग ओरल कैंसर, लंग कैंसर, खाने की नली का कैंसर और पेशाब के रास्ते का कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, अल्कोहल को अगर हम लोग कंज्यूम नहीं करते तो हम लोग लिवर कैंसर, अतड़ियों का कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी सबको पता है। हमारे आज की डेट में अगर कैंसर के इंसिडेंस मामले बढ़े हैं तो वो इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि खान पान में काफ़ी सारे बदलाव हम लोग देखते हैं। आज की डेट में रिफ़ाइंड खाने का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है पहले से। रिफ़ाइंड खाना जैसे कि मैदा और उससे संबंधित तेल और जो हम लोग आपका फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, उनसे आज के डेट में यंग पेशेंट्स में कोलन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया सर, जो कि पहले नहीं था। आज भी मैंने 30 ईयर्स के कैंसर पेशेंट्स देखे हैं जिनको सीए रेक्टम होकर के हैं। बुक अभी भी 50 ईयर्स एवरेज एज बताती है पेट के कैंसर होने का, अतड़ियों के कैंसर होने का। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लाइफस्टाइल में कुछ तो चेंजेस आए हैं जिससे कि ये सारे इंसिडेंट्स बढ़े हैं। अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकें, मोर फाइबर डाइट, हेल्दी डाइट, मोर ऑफ वेजिटेबल्स खाने में, हरी सब्जियां, फल वगैरह इस्तेमाल करें तो प्रिवेंट होगा। जो मैंने बताया आपको, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इसको अगर छोड़ते हैं तो कुछ कैंसर ऐसे हैं उनसे भी बचा जा सकता है। अच्छा, एक बात और होती है सर कि स्क्रीनिंग को लेके कि जी। ठीक है, कोई बीमारी मुझे अगर है तो वो कैंसर ही है, यह कैसे पता चलेगा? और एक आम आदमी को जो स्वस्थ है उसको कब कब स्क्रीनिंग करानी चाहिए, किस उम्र में, क्या हो जाए तो स्क्रीनिंग कराए, कहाँ पे कराए? दो चीज़ें, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्क्रीनिंग हमेशा नॉर्मल यानी कि आम जनता पे किया जाता है। ऐसा जांच जो आम जनता पे किया गया जिनमें कैंसर के कोई लक्षण नहीं है और हम कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर उनको हम पकड़ पाएँ, उसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं। डायग्नोसिस हम लोग तब करते हैं ऐसी कोई जांच जब कैंसर के लक्षण किसी मरीज में दिख रहे हैं और हम लोग फर्दर और जांच किए जिससे हमका कैंसर का कन्फर्मेशन हुआ। स्क्रीनिंग, जैसे मुझे कैंसर नहीं है तो मैं स्क्रीनिंग करा सकता हूँ क्या, ये सवाल उठता है। तो लोग पूछते हैं कि क्या स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस हैं, किस किस कैंसर में स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसी जांचें कर सकते हैं जिसमें हमें कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। तो WHO और इंडियन जो गाइडलाइंस है वो अभी तक सिर्फ 2 कैंसर के लिए इंडिया में अभी हम लोग स्क्रीनिंग गाइडलाइन फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट कैंसर और नंबर 2 इज़ सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो उसके लिए स्क्रीनिंग है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 40 ईयर्स एज से शुरू होती है और हर साल मेमोग्राफी कराना चाहिए। 40 ईयर्स के बाद की महिलाओं को हर साल कराना चाहिए मेमोग्राफी। हर 3 महीने या 6 महीने में खुद से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए या फिर आप अपने क्लिनिशियन के पास जाइए और उनसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराइए। ऐसा देखा गया है कि अगर जो पेशेंट ने, जो आम जनता अगर ये स्क्रीनिंग फॉलो करती है, 90% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड डेथ, ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं 90% तक कम हो जाती, क्योंकि हम बहुत अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ पाते हैं।
तो ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर का। अगर कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन यानी कि फैमिली हिस्ट्री है किसी को ब्रेस्ट कैंसर के परिवार में, माँ को, मौसी को, या ओवरी कैंसर है, तो उसमें हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। उस एज ग्रुप को 25 ईयर्स एज में ही आपको मेमोग्राफी जो है वो शुरू कर देना चाहिए। ये तो हो गया ब्रेस्ट कैंसर के लिए। वैसे ही सर्वाइकल कैंसर का भी स्क्रीनिंग गाइडलाइन है। आप सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर आता है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह से आप एक सैंपल लेकर के माइक्रोस्कोप में आपके डॉक्टर चेक करेंगे। ये पैप स्मीयर हर 5 साल में कर सकते हैं, और उसमें कोई भी चेंजेस अगर होते हैं, कैंसर चेंजेस, तो उसका इलाज हम लोग वहीं पे कर सकते हैं और उसको वहीं पे समाप्त किया जा सकता है। तो ये 2 स्क्रीनिंग गाइडलाइन अभी इंडिया में फॉलो किए जा रहे हैं। आउटर अदर कंट्रीज़ में कोलन कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा हैं उधर अतड़ियों के कैंसर का, तो वहाँ पे कोलन कैंसर को लेके भी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, जो कि इंडिया में फॉलो हम लोग नहीं करते। अच्छा, तो सर जब डायग्नोसिस की बात आती है, कि कई बार देखते हैं, मैं भी कैंसर का मरीज़ हूँ और मुझे लंग कैंसर स्टेज 4 का है, और जब डायग्नोस हुआ तो स्टेज 4 में ही था। तो अक्सर ये सुनते हैं कि डायग्नोस बाद में हुआ, पता ही नहीं चला, सिम्टम नहीं है, तो सिम्टम ही नहीं है तो फिर क्या करेगा आदमी। तो डायग्नोस पहले हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, कब आदमी सतर्क हो जाए कि कैंसर हो सकता है? आपको अगर कोई सिम्टम यानी कि कोई लक्षण अगर लंबे समय के लिए रह रहे हैं, जैसे सर कई बारी तो नहीं पता चलता है, जैसे आपके केस में हुआ, लेकिन अगर किसी मरीज को लंग कैंसर के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, किसी मरीज को अगर खांसी काफ़ी लंबे समय से, सांस में दिक्कत हो रही है, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं नॉर्मल खांसी है, सीज़न चेंज हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन होगा, टीबी होगा, इन सब दवाइयों के चक्कर में रहते हैं और वो महीना 2 महीना हमारा निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर जांच, अगर कोई लक्षण आपके 10 से 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा अगर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दिमाग में एक कैंसर को भी दिमाग में रखना चाहिए, उसको रूल आउट करवा लेना चाहिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर। अब मुझे कुछ दिनों पहले गया से एक आदमी ने फ़ोन किया, उनके चाचा जी को कैंसर हुआ है, और पता चला कि वो इलाज कराए थे इसका टीबी का, और उन्हें लंग कैंसर लास्टली डायग्नोस। करेक्ट सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि टीबी कई बार मिमिक करता है, यानी कि वैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि टीबी हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई लंग में कोई गांठ अगर दिख रही तो सोचते हैं कि पहले वो टीबी तो नहीं है, टीबी की दवाई देते हैं, नहीं आराम होता, बीमारी बढ़ रही है, तो फिर दिमाग में आता है। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में ही हमें कुछ जांचें ऐसी हैं जो कि बता सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी डॉक्टर में भी है, जो कि ऑब्वियसली उनको उतना एक्सपोजर कैंसर का नहीं है। इसलिए हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आम जनता भी देखे, जो बेस लाइन पे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं प्राथमिक चिकित्सालय में और गांव पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई भी लक्षण 10-15 दिन 20 दिन से ज़्यादा जा रहा है, नॉर्मल दवाइयों से असर नहीं कर रहा है, तो टीबी दिमाग में कैंसर दिमाग में होना चाहिए। अब मुझे आपने अच्छा जिक्र किया, मुझे एक डॉक्टर कह रहे थे कि जब तक मैंने डीएम नहीं किया, उसके पहले तक मुझे भी बहुत सारा कुछ पता ही नहीं था कैंसर का। तो होता क्या है कि एक मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग डॉक्टर्स की भी होनी चाहिए कि ये लक्षण अगर होता है तो भी कैंसर का। हम लोग सर अवेयरनेस प्रोग्राम बीच बीच में जाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं, पर्सनल लेवल पे, कि वहाँ के डॉक्टर से मिले, उनको बताया कि ऐसे ऐसे सिम्टम अगर हो रहे हैं तो दिमाग में रखिए कि ये ब्लड कैंसर हो सकता है, ऐसे सिम्टम अगर आ रहे हैं तो ये कोलन कैंसर हो सकता है, स्तन में गांठ है तो हमेशा ये नहीं कि वो सिर्फ पस हो और उसको चीरा लगा दे। दिमाग में रखे कि हमेशा दिमाग में एक होना चाहिए कि कहीं ये कैंसर से तो डील हम नहीं करें, क्योंकि इंसिडेंस कैंसर के बढ़े हैं, इंसिडेंस बढ़े हैं, लेकिन जागरूकता भी बढ़ी है, लोग आगे आ रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, तो और कैंसर के बारे में पता चल रहा है। अच्छा, और एक चीज़ और समझाइए सर कि जब कैंसर होता है, तो मैं अब जेनरिक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से अवेयरनेस पर यह कार्यक्रम को हम लोग केंद्रित करके रखें, कि जैसे जब कैंसर होता है तो आदमी सोचता है जब कैंसर हो गया मतलब ये आदमी जा रहा है दुनिया से, मरने वाला है। इलाज में क्या क्या नया आया है, कैसे आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का, और क्या कैंसर सच में आज भी कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस है? सर स्टेज वाइज डिवाइड करते हैं, आपको भी पता है सर, स्टेज वाइज हम लोग कैंसर को डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, यूजुअली इतना ही स्टेज होता है। अप टू स्टेज 3 हम कैंसर को क्यूरेबल मानते हैं। हमारा जो इलाज करने का तरीका होता है वो कैंसर को जड़ से ख़त्म करने का तरीका होता है, तो हम लोग उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ का है। स्टेज 4 कैंसर को हम लोग मोटा मोटा नॉन क्यूरेबल यानी कि इनक्यूरेबल मानते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे हम लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर स्टेज 4 कैंसर का इलाज हम नहीं करें तो एक एवरेज लाइफ एक किसी कैंसर पेशेंट की 4 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगी।
लेकिन इलाज से वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी आराम से वो डिपेंड करता है कि उनको रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है ट्रीटमेंट से और पेशेंट कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे कि आज की डेट में लंग कैंसर का इलाज काफ़ी अच्छा हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज काफ़ी अच्छा हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर के इलाज में काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं। तो जो सर आप बात कर रहे थे कि ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, तो अर्ली स्टेज में सर्जरी और रेडियोथेरेपी मेन ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर हम सर्जरी और रेडियोथेरेपी से पूरा का पूरा कैंसर को हटा दिया, किल कर दिया, तो उसको हम लोग मानते हैं कि वो ठीक हो गया। रिकरेंस रिस्क रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे। स्टेज 4 में जो कैंसर पेशेंट आते हैं उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं सर कीमोथेरेपी। अगर कुछ टारगेट पॉजिटिव आते हैं तो टारगेट थेरेपी जो हम लोग बायोप्सी जांच में पता करते हैं। इम्यूनोथेरेपी सर नई दवाई है जो कि हम लोग कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है सर कि पहले इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था इंडिया में, महीने का कॉस्ट अराउंड 3 से 4 लाख होता था, लेकिन फार्मा कंपनी अभी आगे आ रही है जो कि पहले साल का कॉस्ट अराउंड 40 लाख के आसपास जाता था, अभी फार्मा कंपनी ने उसको कट शॉर्ट करके 7 to 8 लाख कर दिया है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली भी साल का 7-8 लाख रुपए के आसपास खर्च कर सकता है इम्यूनोथेरेपी पे। कुछ दवाई आप खरीदते हैं तो साल भर की दवाई आपको फार्मा कंपनी फ्री में देती है, ऐसी भी स्कीम्स आई हैं अभी। तो ये सब अच्छी बातें हैं सर। रहा कि शुरुआती स्टेज में अगर बीमारी है 1 to 3 में, तो क्या हमने सर्जरी कर दी, रेडियोथेरेपी दी, तो क्या वो जड़ से ख़त्म हो गया? हाँ, ये उस समय के लिए जड़ से ख़त्म हो गया। बीमारी वापस आ सकती है, इसके रिस्क हैं। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 की बीमारी है किसी मरीज को, तो उसमें सर्जरी से बीमारी वापस आने की संभावना बहुत कम होती है, लाइक 10 to 15%। लेकिन अगर कोई स्टेज 3 में सर्जरी करवा रहे हैं तो वापस आने की संभावना बढ़ जाती है 30 to 40% के आसपास। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस यानी कि जल्दी पता चले तो जल्दी इलाज करना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ और मैं फिर से आऊँगा कॉस्ट पे भी इसके बाद, लेकिन पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक धारणा है कि जो ट्रीटमेंट होता है बड़ा कष्टदायक है। जी, हालांकि मैं आपके सामने हूँ, आप मेरा इलाज करते हैं और मैं 3 साल से, मुझे स्टेज 4 का लंग कैंसर है और अभी 3 साल मेरा पूरा हुआ है कैंसर के साथ रहते और मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मुझे आप देख सकते हो मेरी कीमोथेरेपी होती है, 51 बार हो चुकी है। फिर भी सवाल मेरा यह है कि जो ये धारणा है आम कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है, कीमोथेरेपी मतलब बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, रेडिएशन मतलब लगता है कि पूरे बॉडी को जला दिया, मेरे मुंह में छाले पड़ गए, मैं खा नहीं पा रहा था, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। इम्यूनोथेरेपी क्योंकि नया है, जैसे 2-3 साल से चलन में है, तो इसको लेकर थोड़ी कम भ्रांतियाँ हैं। फिर भी इम्यूनोथेरेपी को लेकर भी लोग डरते हैं कि क्या पता इसमें क्या होगा। जो कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कितने मैनेजेबल हैं और क्या सब में होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स? सर कैंसर में जो कीमोथेरेपी है वो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है कैंसर पेशेंट्स को। इम्यूनोथेरेपी बहुत ही सेफ़ है, 100 में से 1 पेशेंट को शायद कोई मैक्सिमम हाई ग्रेड का साइड इफ़ेक्ट हो सके, नहीं तो 99% जो इम्यूनोथेरेपी लेने वाले मरीज हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। कीमोथेरेपी बहुत परेशान करती हैं लोगों को। कीमोथेरेपी ऑलमोस्ट 100 में से 10 से 15 लोगों को ग्रेड 3-4 यानी कि हाई ग्रेड के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात अगर दूसरी तरीके से देखें तो 100 में से 85% पेशेंट्स आराम से कीमोथेरेपी ले लेते हैं, तो ईजिली टॉलरेबल है सर। कीमोथेरेपी के साथ में हम कुछ और दवाइयाँ साथ में देते हैं, जैसे आपको भी पता है वॉमिटिंग की दवाइयाँ, साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, कीमोथेरेपी के बाद भी दवाइयाँ दी जाती हैं। उससे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, थकान हो गई, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट को आप नहीं रोक सकते, जैसे कि बाल का झड़ना, कुछ दवाइयों में ज़्यादा है, कुछ दवाइयों में कम है, कुछ दवाइयों का आप जो खून में कमी आती है उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स प्रिवेंटेबल हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन सारे कीमोथेरेपी एसोसिएटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैनेजेबल हैं, उसका हम लोग मैनेज आसानी से कर सकते हैं। रेडिएशन को लेकर सर? रेडिएशन आप ऐसा समझिए कि लोग समझते हैं कि जब हम उनको बोलते हैं कि रेडिएशन अब आपको लेना पड़ेगा, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ जलाया जाएगा, गरम गरम कुछ ऐसा उनको मशीन में ऐसा लिटा कर कुछ ऐसा जलाया जाएगा। ऐसा नहीं है। रेडिएशन उसी तरीके से होता है जैसे आप सिटी स्कैन या पेट स्कैन कराने के लिए मशीन में लेटते हैं, बस आपको वैसी ही मशीन में लिटा कर रेडिएशन दिया जाता है। आपको जब रेडिएशन लगेगा तो उसमें ज़रा से भी कोई भी फीलिंग नहीं आती है, नहीं आपकी स्किन जलती है और आपका रेडिएशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रेडिएशन जिस तरीके से ट्यूमर टिश्यू को जाकर के मारता है, मान लीजिए मेरे में गले में कैंसर है और मुझे रेडिएशन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो अगर वो ट्यूमर टिश्यू को किल कर रहा है तो रास्ते में आने वाले स्किन, उसके नीचे मसल, उसके नीचे बोन, उसको भी वो डैमेज करेगा। तो अगर ट्यूमर को वो किल कर रहा है, ट्यूमर को डैमेज कर रहा है, तो नॉर्मल स्किन भी हमारी डैमेज होगी।
तो ये साइड इफ़ेक्ट, स्किन में डैमेज, मुंह में छाले आना, ये टेम्पररी है, क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी जो है उसको वो रीगेन कर लेगी, रीजनरेट कर लेगी। ट्यूमर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ट्यूमर एक बार टूट गया तो टूट गया, फिर वो रीजनरेट नहीं करता, इससे ट्यूमर मर जाता है। उस समय जो साइड इफ़ेक्ट हुए, मेरे स्किन ब्लैकनिंग हुआ, मुंह में छाले आए, वो रीगेन करके वापस से 10-15 दिन में वो पेशेंट फिर से नॉर्मल अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। अब सवाल इसकी चर्चा आपने अच्छे तरीके से कर दी पहले कि किस तरह के स्कीम्स हैं फार्मा कंपनीज दे रही हैं जी और कैसे दवाइयाँ सस्ती भी हुई हैं, हालांकि फिर भी कई दवाइयाँ महंगी हैं। तो जो इलाज है, जो कैंसर हुआ, अगर मान लीजिए कोई दवा 500 रुपये की भी मिल रही है तो एक धारणा ये है समाज में कि नहीं, कैंसर का इलाज तो बहुत ज़मीन बिक जाएगा। क्या हर कैंसर का इलाज महंगा है? नहीं सर, हर कैंसर का इलाज महंगा नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं। आयुष्मान भारत योजना है, बीपीएल स्कीम है झारखंड सरकार की, और उसके अलावा बहुत सारी फार्मा कंपनीज बता रहे हैं कि मैं आपको पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम लेकर के आइए ताकि अपना ट्रीटमेंट पूरा कीजिए। तो आज के डेट में मैं बोलूँगा कि 100 में से 95% कैंसर पेशेंट्स को किसी न किसी स्कीम के अंदर में वो फिट बैठते हैं और वो अपना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इन स्कीम्स में अभी नहीं अवेलेबल है और वो कॉस्टली भी है, तो वो उनको खुद से परचेस करना पड़ता है। आज की डेट में सर ज़मीन बिकने वाली बात तो अब वैसी नहीं रहेगी जो मूवीज़ में दिखाते थे कि कैंसर हो गया, अब आपके पास में 1 महीने का समय है, डॉक्टर साहब ऐसा डायलॉग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, और हम माँ का कंगन बेच करके आए हैं, ऐसा नहीं है सर। अभी आराम से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर कोई पेशेंट के पास में ये सारी स्कीम्स की सुविधा नहीं है तो मंथली कॉस्ट 15-20,000 में आराम से वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं एक एवरेज ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कीमोथेरेपी की। मैं इम्यूनोथेरेपी और हाई एंड मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इम्यूनोथेरेपी और हाई एंड मेडिसिन सभी कैंसर पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है, 100 में से 5 लोगों को ही ज़रूरत होती है। लेकिन 95% ग्रेट चंक ऑफ पेशेंट तो आराम से ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं स्कीम्स के अंदर में, या फिर दवाइयाँ भी पहले से काफ़ी सस्ती होगी। बहुत सारी जेनरिक दवाइयाँ भी आजकल मार्केट में है अवेलेबल। अब ये है ना, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसे मिलते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना है। अगर CGHS रेट के तहत अस्पताल ने आपको कॉस्ट सर्टिफिकेट दिया है तो सरकार उसके लिए इलाज के लिए पैसे देती है 10 लाख रुपए तक। तो ये सारी स्कीम्स हैं, तो डरना उसमें भी नहीं है। अब जो सवाल है मेरा सर, वो अभी बड़ा जेनरिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जैसे ही कैंसर होता है, जैसे हम लोग अभी रांची में बैठकर बात कर रहे हैं, या मान लीजिए हम सिमडेगा में बैठे हुए हों, या मान लीजिए हम गढ़वा में बैठे हैं, तो गढ़वा तो तब भी बनारस के नज़दीक है जी। लेकिन वैसे रिमोट किसी जगह पे बैठे हैं, तो जैसे ही कैंसर हुआ या कोई दूसरी बड़ी बीमारी हुई तो आदमी सोचता है कि नहीं, हमको या तो वैलोर जाना चाहिए, या हम बॉम्बे चले गए, या हम दिल्ली एम्स में चले गए, या कहीं और चले गए। झारखंड में ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं कैंसर के, और क्या अब बाध्यता है कि वो जाए ही बाहर, या उसका सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा? तो सर ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने बताए, एक तो सर्जरी है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी तो जस्ट नॉर्मल दवाइयाँ होती है, वो तो कहीं भी सेटिंग पे आप ले सकते हैं। सर्जरी और रेडियोथेरेपी की बात पहले होती थी कि क्या हम सर्जरी रांची में कराना चाहिए। आज की डेट में सर रांची में ऑल टाइप ऑफ सर्जरी एंड ऑल टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी अवेलेबल है। अभी मेरे पास पेशेंट्स रेफ़र होते हैं वापस से CMC वेलोर से, TMH मुंबई से, AIG हैदराबाद से, जो कि हमारा चलन है यहाँ का। ऑब्वियसली बचपन से हम सर CMC वेलोर के बारे में सुनते चले आ रहे। जब मैं छोटा था तो कोई सीरियस अगर हुआ तो पहले जमशेदपुर लेके जाते हैं, वहाँ से वेलोर रेफ़र कर दिया। तो वो रहेगा सर, वो चेंज नहीं होने वाला है। और एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें कि वेलोर जाके एक बार दिखा के आना चाहिए, वो पेशेंट जाते हैं वेलोर में दिखाते हैं, मुंबई में जाते हैं दिखाते हैं। लेकिन वो लंबा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट सर मुंबई में और वेलोर में रह कर ले पाना पॉसिबल नहीं है। ओपिनियन लेने जाते हैं, वापस से 15-20 दिन में वापस आते हैं और ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करते हैं इधर ही। तो सर्जरी भी इधर ही कराते हैं फिर। तो अभी लोगों में जागरूकता बढ़ी है सर। कई बार लोग नहीं जाना चाहते उतना दूर, समय, पैसा, जॉब है कोई, है ना, तो वो लगता है घर के पास ही कुछ हो जाए तो फिर आसानी होगा उनको। तो आज के ट्रीटमेंट से सारा ट्रीटमेंट अभी रांची में, झारखंड में, और रांची के अलावा जमशेदपुर में भी ट्रीटमेंट की सुविधा अभी झारखंड में अवेलेबल है। तो ये भी एक समस्या का समाधान है कि आज से 5 साल पहले कैंसर होता था तो ये समस्या थी कि हाँ भाई, हम कहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं, यहाँ पे डॉक्टर हैं कि नहीं, इक्का दुक्का डॉक्टर्स हैं, उन पे भरोसा हो कि नहीं। लेकिन अब वो बात नहीं है। मैं हूँ कैंसर का मरीज़ 3 साल से, 2021 की जनवरी से, लंग कैंसर के स्टेज 4 का, जिसको अंतिम स्टेज कहते हैं चलन की भाषा में, आम चलन की भाषा में। और मेरी कीमोथेरेपी यहीं होती है रांची में, डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह के पास।
और मेरा डायग्नोस भी ठीक है, डायग्नोस तो एक लंबी प्रक्रिया है जो हुआ था मुंबई में, लेकिन मुझे कैंसर है ये मुझे रांची के ही डॉक्टर ने बताया था, और 4-5 दिनों में, मुझे पूरा लंबा वक्त नहीं लगा था। तो ये ऑप्शंस हैं, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक और सवाल है कि जब कैंसर हो जाता है, और जिसकी चर्चा आपने की भी ब्रेस्ट कैंसर की या प्रोस्टेट या कुछ वैसे कैंसर्स की, तो लगता है एक डर आता है कि ठीक है मुझे कैंसर है तो क्या मेरे बेटे को हो जाएगा, क्या मेरे पोते को हो जाएगा। जैसे मैं बहुत पढ़ता लिखता रहता हूँ, आप लोगों से भी कई सवाल पूछता हूँ, इसके बावजूद मुझे कई बार लगता है कि भगवान मेरे ही साथ सब ख़त्म कर देना, जिसमें कि मुझे भी डर हो जाता है कई दफ़ा कि लगता है कि जनरेशन में तो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ट्रांसमिट तो नहीं हो जाएगा ये। क्या सारे कैंसर जो हैं वो आनुवांशिक होते हैं? वही सर, हेरिडिटरी कैंसर यानी कि मरीज से उनके बच्चों में कैंसर, क्योंकि माँ बाप दोनों का ब्लड जाता है बच्चों में, तो अगर मेरे में रिस्क है तो मेरे बच्चे में भी जा सकता है, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन सर जहाँ तक हमारा अभी तक नॉलेज है, जहाँ तक साइंस ने डेवलप किया है, तो इतना हमें पता है कि कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें बच्चों में, प्रोजेनी में जाने की संभावना है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड पैंक्रियाटिक कैंसर। लेकिन सारे ब्रेस्ट कैंसर क्या बच्चों में हो सकते हैं? अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो तो क्या वो बोलेगी कि मेरे बच्चे को भी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें कि हम जांच कराते हैं कि क्या इसमें हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। अगर बहुत ही यंग एज में किसी औरत को, किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री काफ़ी चली आ रही है, माता जी को है, मौसी को है, सिस्टर को है, फिर महिला को भी हो गया, तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि शायद वो हेरिडिटरी चला आ रहा हो। ऐसे केस में उसकी जांच होनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ओवेरियन कैंसर की, खुद को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी को मेल ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हेरिडिटरी जांच होनी चाहिए उस पेशेंट की। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर बच्चों की जांचें भी होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो बच्चों की जांचें कराने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल जो मैंने स्क्रीनिंग गाइडलाइन बताई कि 40 ईयर्स के बाद में मेमोग्राफी कराने का, तो वो फिर कराना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट को हेरिडिटरी पॉजिटिव आता है तो फिर बच्चों में भी रिस्क है आने का। वैसे कंडीशन में अर्ली स्क्रीनिंग होना चाहिए, 25 ईयर्स में ही शुरू कर देना चाहिए। तो ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर का। वैसे ही ओवेरियन कैंसर का, प्रोस्टेट का है। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज़्यादा देखा गया है इंसिडेंस हेरिडिटरी कैंसर होने का। अराउंड 15 to 20% बुक लिखती है कि ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है। तो कंडीशंस मैंने बताया कि कब कब जांचें होनी चाहिए। वैसे ही 5 to 10% चांसेस है ओवेरियन कैंसर हेरिडिटरी होने का, और लेस देन 5% चांस है प्रोस्टेट एंड पैंक्रियाटिक कैंसर। लंग कैंसर को सर अभी तक हेरिडिटरी नहीं माना गया है। वैसे ही ओरल कैंसर को भी हेरिडिटरी नहीं माना गया है, और बाकी और कैंसर्स को भी नहीं माना गया। ये सर डायरेक्टली जो हम लोग पॉल्यूशन है, जो स्मोकिंग है, जो हम लोग डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से, उसकी वजह से ज़्यादा रिलेटेड है ये लंग कैंसर, मुंह का कैंसर वगैरह। हेरिडिटरी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं सवाल आपसे पूछूंगा, हालांकि उसका जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ कि एक आम धारणा है कि काम प्रभावित होता है। कैंसर हो गया है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, या आपका काम प्रभावित हो गया, आपकी नौकरी छूट गई, या बेड पे चले गए। क्या सच में ऐसा है? सर सारे पेशेंट्स का तो ऐसा नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका बेसलाइन, आपका परफॉर्मेंस स्कोर कैसा है। अगर आप मेरे क्लिनिक पर चलते फिरते आए हैं और आप मेरे ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर रहे हैं तो आप अपना काम भी करते रहिए। ये हम नसीहत सभी पेशेंट्स को देते हैं। लाइट जॉब कीजिए, ऑफिस जाइए, लोगों से कम मिलिए, मास्क पहनिए और अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल रखिए, लेकिन अपना काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आते हैं व्हील चेयर में, स्ट्रेचर पे, तो ऑब्वियसली वो तो अभी काम करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो बहुत अच्छा होता है इलाज के बाद में, खुद से चल के आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो फिर हम उनको सलाह देंगे कि आप ये करिए, काम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से काम पे कोई असर नहीं होता। आप इलाज ले रहे हैं, आप उस दौरान काम भी कर सकते हैं, और सब कुछ निर्भर करता है कि आप ट्रीटमेंट को कितना टॉलरेट कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस स्कोर, यानी कि आपकी वेल बीइंग, जनरल कंडीशन कैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है सर। अब डॉक्टर साहब ने 23 तारीख को मेरी कीमोथेरेपी की, 91वीं कीमोथेरेपी। 24 और 25 को मैं था घर में, और इसलिए घर में था क्योंकि 24 को मेरा अरेंज नहीं हो पाया जहाँ मुझे जाना था। 26 तारीख को मैं यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक रिपोर्ट के लिए गया, और फिर 300 किलोमीटर दोबारा आया, मतलब 600 किलोमीटर की ड्राइव हुई, वो रिपोर्ट भी मैंने लिखी, और आज मैं आपके साथ सामने कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आप पे दवा काम कर रही है तो। अब 2 मिनट है, कोई सवाल मेरा नहीं है, कुछ छूट गया हो जो आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए।
तो वही मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज यही है सर, जो लोग अपना समय पैसा वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली वो मैं धारणा और वो मेंटल स्टेटस तो नहीं चेंज कर सकता झारखंड के लोगों का, लेकिन झारखंड में रांची में कैंसर की सारा ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लोग आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, घर के पास रहते हैं, अपना समय पैसा परिवार को समय दे पाते हैं, घर के पास रह के इलाज कराते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इलाज के लिए, रांची से बाहर जाने की, बहुत दूर वेल्लोर, दिल्ली, मुंबई। मुझे लगता है एक समय आपको देना चाहिए, रांची में अपना इलाज करा के देखिए, और अगर कुछ हमसे नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली हम आपको रेफ़र बैक करते हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है, इससे आपका समय पैसा दोनों बचता है। क्योंकि काफ़ी पैसा लगता है, मुझे इसका तजुर्बा है मरीज़ होने के नाते। मुझे एक सवाल और पूछना है आपसे अंत में, वो ये है कि मुंबई कैंसर सेंटर में आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं ट्रीटमेंट की? मुंबई कैंसर सेंटर सर मेरा डे केयर फैसिलिटी है और क्लिनिक है। वहाँ पे हम बेसिक डायग्नोसिस लाइक बायोप्सी वगैरह करते हैं, और सारी तरह की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो टारगेट थेरेपी है, वो सारी दवाइयाँ हम वहाँ पे देते हैं। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक सारी दवाइयाँ हम कंप्लीट करते हैं, और या फिर 9 बजे तक ऐसा रहता है। पुअर पेशेंट्स के लिए बेसिकली मैंने वो खोला है सर। सारे लोग जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और सारे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसके लिए मैंने वो शुरू किया है। जो मेडिसिन है उस पर मैं ऑलमोस्ट 30-40% का डिस्काउंट पेशेंट को दे देता हूँ, ताकि उनको भी पूरा ट्रीटमेंट वो कंप्लीट कर पाएँ। अगर पेशेंट क्यूरेबल है, उसको 6-8 कीमोथेरेपी लेना है, और अगर उसको 50% का डिस्काउंट मेडिसिन में मिल जाता है, तो वो अपना 6 कीमोथेरेपी कंप्लीट कर सकता है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगा करके, तो मेरा मेन मोटो यही है सर अपने क्लिनिक को लेकर कि पेशेंट का इलाज पूरा हो जाए। सदर अस्पताल में अब जाते हैं ओपीडी में, हाँ। सप्ताह में एक दिन सदर अस्पताल में क्या फुटफॉल रहता है मरीज? सदर अस्पताल में सर मैं सप्ताह में 2 दिन जाता हूँ, बुधवार और शुक्रवार। वहाँ पे मेरी फ्री ओपीडी रहती है, और आयुष्मान के अंदर में वहाँ पे कीमोथेरेपी की सुविधा है। 15 बेड का ऑन्कोलॉजी वार्ड मैंने शुरू किया है। मुझे लगता है कि अभी तक 100 के आसपास कीमोथेरेपी हो गई है लास्ट 2 महीने में, और करीब करीब ओपीडी में 250 के आसपास कैंसर पेशेंट देखे जा चुके हैं। मतलब आयुष्मान में उनका मुफ्त में वहाँ पे? मुफ्त में। अगर आयुष्मान नहीं भी है तो अमृत फार्मेसी है, सरकार की जो फार्मेसी है, उसमें बहुत ही कम रेट में वहाँ से भी आप दवाइयाँ ले सकते हैं, वो भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि कैंसर में जो जेनेरिक सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं, उन सवालों को मैंने पूछा है डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने उनके जवाब दिए हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन बीमारी ही है, कैंसर फांसी की सज़ा नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मरीज़ हूँ। मैंने पहले भी कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है कि मुझे लंग कैंसर है स्टेज 4 का, जो क्योरेबल नहीं है। इसके बावजूद 3 साल से मुझे लगातार 3 महीने तक कभी बेड पर रहने की नौबत मेरी नहीं आई है, और मैं काम कर रहा हूँ। तो आप सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाइए। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।